तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा वूजन अपनी बेटी सोमी के साथ वहां से गवर्नर ऑफिस से वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उससे पूछता है, मुझे ये बताओ कि उस लड़के जिन रैंक के साथ क्या तुम उसके साथ दोस्ती कर सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त बनने के लायक है। तो सोमी उसे कहती है कि हालांकि वो लड़का बाहर से काफी ज्यादा रोंदलू दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ और सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। मानो वूजन उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर एक दोस्त बनाने के बारे में सोच रही हो तो मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहती है क्या क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्या वाकई मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो वूजन कहता है कि हाँ तुम स्कूल जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वूजन कहता है तो फिर ठीक है, कल सुबह तुम्हें स्कूल भेजूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन जो होता है उन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो दोनों वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि शुई उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे चोनसोंग के सबसे फेमस स्कूल में भेजना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि सिटी का सबसे फेमस स्कूल तुम्हारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। वूजन से कहता है कि वो स्कूल फेमस हो या ना फेमस हो, लेकिन एक स्कूल तो सिर्फ स्कूल ही होता है जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो स्कूल कुछ ज्यादा ही फेमस है। तो शुई उसे कहती है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो स्कूल कितना फेमस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना ज्यादा फेमस स्कूल होगा बच्चों को वहां पर अडेप्ट होने में उतनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फेमस स्कूल में हमेशा जो है वो रॉयल बच्चे पढ़ते हैं, यानी रिच बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे बच्चों को वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ गेट अलॉन्ग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वूजन कहता है लगता है कि तुम इन सब से गुजर चुकी हो। तो वो सोच रही होता है कि मेरे वक्त में जब मैं स्कूल गई थी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी और ऐसे बच्चे जो कि मुझे तंग किया करते थे मैं उन्हें उठा उठा कर पटक देती थी। तो वूजन से कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखा चुकी हूँ, इसी वजह से कोई मुझे तंग नहीं करता था और उसके बाद सभी लोग डर कर मुझसे दोस्ती कर लेते थे। तो वूजन कहता है कि जितना तुम सोमी के बारे में सोच रही हो कि वो कमजोर दिखाई देती है, इतनी वो कमजोर है नहीं, देखना वो बहुत ही जल्दी स्कूल में सभी को अपना दोस्त बना लेगी। अगर यहाँ पर उसे किसी चीज में मुश्किल पेश आई, कोई बच्चा उसे ज्यादा तंग करेगा तो मैं बीच में आऊंगा और उस बच्चे को काट दूंगा। तो शुई से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ पर इस बात का भरोसा है कि तुम बीच में आकर अपनी बच्ची को बचा लोगी, लेकिन क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि अगर यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स है, कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली का बच्चा इसके साथ टकराता है, तो क्या तुम उस फैमिली के साथ पंगा लेने को तैयार हो। साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है क्या मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली बता दूं कि एक बड़े स्कूल में जाने का मतलब यह है कि वहां पर बड़ी फैमिलीज के बच्चे आएंगे, जैसे कि वहां पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। अगर उनके साथ उसकी बेटी सोमी भिड़ जाती है या फिर वो लोग इसको बुली करते हैं तो फिर ये उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी फैमिलीज जो है वो कभी भी अपने बच्चों को बुली होने नहीं देती। तो मानो वूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से पंगा नहीं लूंगा। अगर कोई बड़ी फैमिली यहाँ तक पूरी की पूरी नेशन अगर यहाँ पर बीच में आ जाए तो मैं उसको भी उलट कर रख दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ऐसी मानो वूजन वहां पर गुस्से के साथ ये वाली बात करता है तो उसकी पावर्स रिलीज होती है। जब उसकी पावर रिलीज होती है तो शुई को महसूस होती है। शुई कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई। तो वूजन कहता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई है। तो शुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया। मेरे जैसी हाई लेवल की मास्टर यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर सकती है। तो वो मार्शल मास्टर जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी वो यहीं पर आसपास ही है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं कि वो शुई को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। तो रास्ते में वो उसे कहती है क्या तुम वाकई में खुश हो गए तो स्कूल जा रही हो। तो शुई कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुई वहां पर सोच रही थी कि सुबह के वक्त वूजन ने स्पेशली मुझे कहा कि मैं शुई को छोड़कर शुई को नहीं सोमी को छोड़कर आऊँ, उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पर काम है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं हिडन मास्टर को भी यहाँ पर गलियों में ढूंढ सकूं। तो सोच रही है जिस तरह उसने कहा था कि सोमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इसे स्कूल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर पहली क्लास में जाने वाली है, तो पहली क्लास में कोई इतने पावरफुल बच्चे तो होंगे नहीं जो इसे तंग कर सके। तो सोमी भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो वो सोमी से कहती है लेकिन मेरी बात का याद रखना, अगर वहां पर कोई भी तुम्हें तंग करे तो उसे उठाकर पटक देना जैसे मैं पटकती थी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं उसे पटक सकती हूँ। इसके साथ ही वो स्कूल के दरवाजे तक उसे छोड़ देती है। तो सोमी उसे कहती है ठीक है तुम्हें बाद में मिलती हूँ, और सोमी स्कूल के अंदर चली जाती है। तो शुई कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैंने इसे स्कूल छोड़ दिया है तो चलो यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पर लोगों से पूछती हूँ क्या किसी ने यहाँ पर हिडन मास्टर को देखा है। तो जैसे वहां पर से गुजर कर जा रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। शुई गुजरते गुजरते उनकी बातों को सुन लेती है और उनकी बातें सुनने के बाद से यहाँ पर पता चल जाता है कि हिडन मास्टर कहाँ पर है। हमें स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई स्कूल में आने के बाद सभी को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम हुआ सोमी, और उनसे कहती है कि मेरे साथ अच्छे से पेश आना और मुझसे दोस्ती करना। लेकिन वो सभी नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर्स और यंग मिसेज होते हैं, वो लोग उसे यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं डालते, वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तो टीचर जो होते हैं सोमी से कहते हैं जाओ अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। तो सोमी जाती है जाकर अपनी सीट ढूंढ रही होती है, जबकि साथ ही वो जिन रैंक की तरफ देखते हैं और उसे कहती है इसे तो मैं जानती हूँ। वो उसे हेलो बोलती है, लेकिन जिन रैंक अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसके साथ बात नहीं करता। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में मैंसन का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई भागती वापस आती है और कहती है फाइनली मुझे मिल गया वो मार्शल मास्टर कौन है जिसने ब्लैक सोर्स
सोसाइटी को हराया है। वुजन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मिल गया, मुझे बताओ कि वो बंदा कौन है, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहती है हाँ मुझे मिल गया है, अब मुझे बिल्कुल असली बंदा मिला है और मुझे पता चला है कि वो कोई एक मास्टर नहीं है बल्कि वो 5 हिडन मास्टर्स हैं, 5 हिडन मास्टर जो कि इसी सिटी में रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में रहकर गवर्नर की मदद कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लीडर को पकड़ा है। आज रात वो लोग जंगल में मिलने वाले और मुझे वहीं पर जाना होगा, आज रात मैं जंगल में जाकर उनसे मिल सकती हूँ। तुम्हारा वुजन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो 5 लोग हैं? तो वो कहती है हाँ वो लोग 5 लोग हैं। उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि उन्हें हुनाइन की 5 स्वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, इसी वजह से उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर कहा जाता है। वुजन कहता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये रियल हो सकते हैं? तो वो कहते हो तुम इस बारे में कैसे सुन सकते हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस मैंशन के अंदर ही रहते हो और अपनी बेटी को सिर्फ बाजार लेकर खाने पीने की चीजें लेकर वापस आ जाते हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा? वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है और हिडन मास्टर्स हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे बस म्यूरियम लाइंस के पास उन लोगों को लेकर जाना और जाकर उन्हें ये बताना होगा कि मैंने जहाँ पर उन 5 मास्टर्स को ढूंढ लिया और उसके बाद मैं जहाँ पर इसकी गुलामी नहीं करूंगी और मैं जहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहती है अब मैं जहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा वुजन कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी रात को तुम्हारे साथ जाऊंगा और 5 मास्टर से मिलने के लिए। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाओगे? तो वुजन कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर हुनाइन के 5 मास्टर्स को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो 5 मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तो इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा पालतू बन जाएगा, मैं इसके गले में रस्सी डालूंगी और उसे अपने साथ वहाँ पर दुम हिलाते हुए लेकर जाऊंगी। शुई से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाऊंगी लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वुजन कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वुजन और सोमी बातें कर रहे होते हैं। सोमी उसे बताती है कि उसने स्कूल में क्या कुछ सीखा, उसने अल्फाबेट सीखी और साथ उसने लिखना सीखा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार वहाँ पर पेन को पकड़ा और साथ में कुछ लिखा भी था। वहीं पर बातें करते करते वो सो जाती है। तो जब वो सो जाती है तो उसी के साथ शुई वहाँ पर आती है। शुई वहाँ पर आने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनी, मुझे लगता है कि सोमी ने वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसे स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि इसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ बताया लेकिन दोस्तों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया? ऐसा लगता है कि वहाँ पर इसे लड़कों ने तंग किया है या फिर बच्चों ने तंग किया जिसकी वजह से ये स्कूल के बारे में नहीं बताना चाहती, या फिर किसी ने वहाँ पर इसे मुंह नहीं लगाया होगा, ये अकेली रह गई होगी। तुम्हारा वुजन से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज पहला दिन था, मुझे लगता है कि कल ये जाकर सभी लोगों को साबित करेगी ये उनकी दोस्त बनने के लायक है और देखना कल इसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। शुई से कहते हैं कि हाँ हो सकता है क्योंकि आज पहला दिन था इसी वजह से। चलो फिर ठीक है अब हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए, 5 स्वर्ड मास्टर्स जो है वो जंगल में आकर मिलने वाले हैं तो हमें जाकर जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा, ऐसा ना हो कि वो पहले चले जाए। तुम्हारा वुजन से कहता है ठीक है फिर मैं इसे बिस्तर पर लेटाऊं और तुम्हारे साथ चलता हूँ और वो सोमी को उसके बिस्तर के ऊपर लेटाकर उसके बाद उसके साथ वहां पर से निकल पड़ता है। तो ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पता चलता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो वहां पर 5 लोग खड़े होते हैं। तो शुई उन लोगों से कहते हैं क्या तुम ही लोग हुनाइन के 5 स्वर्ड मास्टर्स हो जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है? तो वो लोग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैंने लोगों से सुना है कि तुम ही वो लोग हो जो कि गवर्नर की सीक्रेटली मदद कर रहे थे, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को तुम ही 5 ने मिलकर हराया है। उनमें से एक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर ये सारी बातें कहाँ से सुनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो 5 फिर से वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो पता नहीं ये 5 लोग कौन है, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर जानने के लिए तैयार रहना क्या है ये 5 मास्टर्स कौन है, क्या ये असली है या फिर फेक है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई उन 5 लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिससे लगता है कि वो 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं और 5 वो मास्टर्स हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तो वहां पर जाने के बाद जब वो उनसे बात करती है तो वो लोग बड़े मिस्टीरियस तरीके से उससे जवाब देते हैं और आगे से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया है। शुई उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। फिर साथ ही वो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन हूँ, मेरा नाम नैमगुंग शुई है और मैं यहाँ पर तुम सभी को पर्सनली रिक्रूट करने के लिए आई हूँ। ग्रेट वॉरियर्स प्लीज हमारा साथ दे, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में जाने, इसी वजह से आपको हमारी अलायंस को ज्वाइन करना होगा। अलायंस लीडर आपसे मिलकर खुद बात करना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनमें से एक कहता है कि आप वाकई में म्यूरियम लीडर अलायंस हमसे बात करना चाहते हैं। तो शुई से कहते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी म्यूरियम के जो लीडर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और साथ ही ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के ऊपर जो हमारी तरफ से जो बड़ा सा इनाम रखा हुआ था वो सारा इनाम भी आपको मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, लेकिन ये बात वाकई में सच है कि हम ही वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तो बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर आई हो, हम ही 5 फेमस मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो उनकी तरफ देखती है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये देखकर वो भी काफी हैरान होती है कि ये 5 थोड़े अलग लग रहे हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है
हो सकता है कि ये पांचों पावरफुल मास्टर्स है, इसी वजह से ये इस तरह के गेटअप में रहते हूँ। शुई अंदर से सोच तो रही होती है, लेकिन इसी के साथ उसे इन पांचों मास्टर्स को वापस भी तो लेकर जाना है। तो वो सोच रही होती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। मुझे यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही है वो सेकंड रेट है, यानी कि इतना महसूस हो रहा है कि ये लोग कमजोर मार्शल आर्टिस्ट और मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की है। इसके साथ ही शुई उन लोगों से कहते हैं कि आपको पता है ना कि यहाँ पर अलायंस लीडर से मिलने के लिए आपको लेकर जा रही हो, तो कम से कम आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स का एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर यह दिखाना होगा कि वाकई में आप ही वो पांचों मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद एक उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर सको। और इसी के साथ ही वो पांचों सेम एक साइड के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो नीचे का ग्राउंड टूटता है, झटका लगता है और शुई के पीछे काफी सारे पेड़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो उसे कहता है क्या भी तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फेक मास्टर्स हैं। ये बात सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है और साथ ही पीछे टूटे हुए पेड़ों की तरफ देखती है और कहती है मुझे यहाँ पर कुछ महसूस भी नहीं हुआ। इन मास्टर्स ने यहाँ पर पावर को रिलीज किया और पेड़ टूट गए। यहाँ लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन है जो मैं सेंस भी नहीं कर पा रही हूँ। ये कोई बहुत ही हाई लेवल के मास्टर्स हो सकते हैं। वैसे भी हाई लेवल के मास्टर्स के लिए अपनी कल्टीवेशन को छुपाना बड़ी आसान बात होती है। तो मास्टरों से कहता है कि तुम्हें हमारे पर शक है तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। तो शुई कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके साथ ही वो मास्टर्स जो होते हैं उसे ना बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि शुई उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है और जाकर उनकी मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। और यहीं पर हमारे वूजन को दिखाते हैं कि वूजन वहां पर उन टूटे हुए पेड़ों की तरफ जाकर देख रहा होता है। वो एक टूटे हुए पेड़ को उठाता है और देख रहा होता है कि आयशा यहाँ पर हुआ क्या, ये पेड़ टूटा कैसे। तो उसे देखने के बाद कहता है वाह क्या बात है, ये पेड़ तो बड़ी कमाल तरीके से टूटा है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी फैक्शन का दिखाया जाता है जिसे येलो फैक्शन कहा जाता है। ये येलो फैक्शन जब भी डीमन कल्ट के अंडर आती है तो वहां पर वो लोग उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि हुनान में 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो बैठा होता है और कहता है तक जहां पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को टेकन आउट किया गया है तब से ये खबरें फैली हुई है। मैंने सुना है कि गवर्नर के साथ 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया है। मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि मैंने कभी इन 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में क्यों नहीं सुना। इन लोगों ने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया तो उसका मतलब है कि वो पांचों काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो उसके साथ एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका नौकर होता है। उसे कहता है कि मुझे भी इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वो ये वाली बात करता है उसी के साथ उसका मास्टर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम बीच में बोलो, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में नहीं बोल सकते। तो वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बीच में बोल पड़ा। तो इसी के साथ ही उसका लॉर्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है क्या यहाँ पर वाकई में ये सच हो सकता है कि वो पांचों मास्टर्स हैं वो फेक हो सकते हैं, या फिर अगर वो वाकई में सच है तो फिर हमें जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए, हमें जाकर उनसे देखना चाहिए क्या वो वाकई इस काबिल है कि उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर्स कहा जा सकता है। तो उसका जो नौकर होता है वो यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उठकर खड़ा होता है, उसे एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कमीने कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने स्वर्ड लॉर्ड की बातों को इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर की बातों को इग्नोर करके यहाँ पर किसी और चीज के बारे में सोच सकते हो। तो वो लड़का मार खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। तो उसके बाद लॉर्ड उनसे कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग हुनान में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर उन 5 स्वर्ड मास्टर्स को खुद कन्फ्रंट करेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे क्या वो लोग वाकई में सच है या फिर झूठ है। जबकि वो लड़का मार खाने के बाद सोच रहा होता है कि इस कमीने ने कहा कि अपने लॉर्ड के सामने जहां पर इसे इग्नोर कर रहे हो, अगर मुझे यहाँ पर अपना लॉर्ड चूज करने का मौका मिलता तो मैं इस जैसे घटिया कमीने इंसान को कभी अपना लॉर्ड नहीं चूज करता। बस यहाँ पर एक मौके की तलाश है कब मैं इस कमीने को मार डालूं और उसके बाद अपने लिए कोई नया लॉर्ड चूज करूंगा। ऊपर से नेक्स्ट सीन फिर से सोमी का दिखाया जाता है। तो शुई जो होती है उसे बाइल बोलकर जा रही होती है। तो शुई उसे कहती है क्या तो वाकई में तुम यहाँ पर हमें छोड़कर जा रही हो। तो शुई कहते हैं कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो मिशन दिया गया था मैंने उस मिशन को पूरा कर लिया है, मुझे 5 तलवारबाज मास्टर मिल चुके हैं, मुझे उन्हें वापस लेकर अलायंस लीडर के पास जाना होगा। तो माना वूजन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर से जल्दी से निकल जाना चाहिए, रात होने से पहले चले जाओ। और साथ ही अपने पास वो पैसों की थैली उसे देता है, ये लो ये तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए है। तो जब वो उस थैली को ओपन करती है तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स होती है। तो वो सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर कॉइन्स देगा, लेकिन इसने मुझे काफी सारे गोल्ड कॉइन्स दे दिए, ये इतना बुरा नहीं है। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो, लगता है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे इंसान बन गए हो, कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि बस जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही शुई उन दोनों को बाय बोलती है और कहती है तो फिर ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया, तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही शुई वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारी जो छोटी सोमी होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है लगता नहीं है कि मैं अब बड़ी सिस्टर को दोबारा देख पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ मिलना तो वो दोबारा जरूर मिलेगी, और अगर हमारी किस्मत में नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो सोमी कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो जो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा उस लड़की के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप खत्म होता है, लेकिन
लेकिन अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो वो दोबारा जहाँ पर खुद ही आ जाएगी या फिर हम लोग उससे मिलने के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। कहती है अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा उससे जरूर मिलेंगे। कि मुझे वो उन्हीं बहुत ज्यादा पसंद है। उस सोनी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बातें की थी और वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि 3 लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली हूँ, अगर 4 लोग होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हमारे घर में एक लड़की भी होनी चाहिए। तो वो जो से कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने स्कूल में और क्या कुछ सीखा है। तो फिर साथ ही वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वो दोनों बातें करते हैं, वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो माना वूजुन से कहता है कि आज के बाद से तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम डैन वूजुन है और आज के बाद से तुम्हारा नाम डैन सोमी होने वाला है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और आज के बाद से मैं तुम्हें अडॉप्ट बना करता हूँ, यानी कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ पर बड़ी हो, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी खौफ के तुम्हें बस यहाँ पर बड़े होना और हेल्दी रहना है। तुझे पास सुनने के बाद सोमी भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है कि उसे यहाँ पर उसके डैड मिल गए हैं। तुम्हारा वूजुन उसकी गाल खींचता और कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई। तो सोमी कहती है हाँ हाँ डैड मुझे आपकी बात की समझ आ गई है और वो दोनों वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। अब हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मास्टर कौन था जो कि यहाँ पर अपने सर्वेंट के साथ आने वाला है 5 स्वॉर्ड मास्टर्स को जांचने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डाउनटाउन के सीन दिखाया जाता है। डाउनटाउन में बाजार में सीन दिखाते हैं जहां पर वो स्वॉर्ड मास्टर अपने साथ अपने गुलाम और साथ में दूसरे 2 साथियों को भी लेकर पहुंच आता है। तो वो लोग बाजार में वहां पर घूम रहे होते हैं, उसके साथी उसके साथ ही होते हैं। तो वो लोग क्योंकि मिस्टीरियस लग रहे होते हैं और सभी लोगों को गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, इसी वजह से वो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। बाजार में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। हमारा वूजुन भी वहीं पर खड़ा होता है, वूजुन भी उनकी तरफ देखता है, उसे भी वो मिस्टीरियस लगते हैं। वूजुन जब उस स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखता है तो उसे उसकी बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भारी तलवार दिखाई देती है। उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी और भारी होती है। तो वूजुन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कितनी बड़ी तलवार है। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कोई आम बंदा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है। इसके साथ ही स्वॉर्ड मास्टर को वहां पर दिमाग में एक मैसेज मिलता है जिसके साथ से पता चलता है कि उसके साथियों ने 5 स्वॉर्ड मास्टर्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर से तकरीबन 20 माइल नॉर्थ की तरफ हैं। वो एक लड़की के साथ यहाँ से म्यूरियम अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस में पहुंच जाएंगे कि वो लोग इस वक्त हुबाई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तुझे बात सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें उनकी लोकेशन पता चल गया तो हम लोग भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वो कितने पावरफुल मास्टर्स। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। जब वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तो हमारा वूजुन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डिवाइन सेंस रखी हुई थी और मुझे यहाँ पर उनके मैसेजेस पता चले हैं जिसके मुताबिक वो लोग यहाँ से 20 माइल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिला है। तो चलो चल के देखते हैं कि आखिर ने क्या मिला और जो क्या ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वूजुन भी वहां से गायब हो जाता है और उनके पीछे चला जाता है। ऊपर से नेक्स्ट सीन में शुई और 5 स्वॉर्ड मास्टर्स का दिखाया जाता है। तो शुई आगे आगे भाग रही होती है और 5 पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग थक जाते हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। शुई वहीं पर रुक जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर ब्रेक लेने की क्या जरूरत है, हमें लगता है कि हमें बस यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। को यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो पूरे 3 दिन तक लगातार चल सकते हैं बिना रुके बिना थके बिना सोए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर बिना रुके बिना थके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। और वो लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और थके हुए होते हैं। तो शुई को भी यहाँ पर समझ आ रही होती है कि उसने यहाँ पर कोई गलती कर दी है। ये सभी लोग तो कोई एमी से बोंगे से लोग लगते हैं, कहीं से भी ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगते। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इन लोगों ने वहां पर अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाया था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन लोगों ने पावर को रिलीज करते हुए पेड़ों को काट दिया था। कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर ये कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर रखना होगा, इन्हें लीडर के पास लेकर जाती हूँ, वहीं पर जाकर फैसला होगा। इसी के साथ ही कोई शूरिकेन्स के साथ उनके पास अटैक कर देता है। तो वो अपने पास से तलवार निकालती है और शूरिकेन्स को वहां पर डिफ्लेक्ट करती है और कहती है कि ये क्या, ये किसने अटैक किया होगा। तो वो 5 मास्टर भी भागते हुए जल्दी से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो शुई कहती है कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो उसके सामने एक डाल के ऊपर वो मास्टर खड़ा होता है। तो शुई उसे देखने के बाद कहती है कि ये क्या, ये तो येलो मार्शल कासल से है। वो उसकी बैक के ऊपर बड़ी सी तलवार को देखती है तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो भी बंदा है जो येलो मार्शल कासल की 50 रैंक्स में से हो, 50 टॉप रैंकिंग में से एक है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी सी तलवार है। तो ये टायरेंट हो सकता है, इसको टायरेंट मा डॉग जिन कहते हैं। म्यूरियम यूनियन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मास्टर डॉग जिन के बारे में ना जानता हो, क्योंकि इसकी बड़ी तलवार की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो कहती है कि मास्टर डॉग जिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पर आप जैसे सीनियर को मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची यानी म्यूरियम की एक छोटी बच्ची को भी मेरे बारे में पता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं म्यूरियम यूनियन में काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो शुई वहां पर उसके साथियों की तरफ भी देख रही होती है और कहती है कि इसके साथ में बाकी के सभी लोग तो रिनाउंड नहीं
नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इसका एक नौकर खड़ा है वो इसका गुलाम है और उसका नाम मूजिन है, लेकिन उसको मास्टर ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है क्योंकि वो ब्लेड में काफी ज्यादा स्पेशल है। वो 2 तलवारें यूज करता है और वो काफी ज्यादा तेज भी है। तो मास्टर डॉग जिन वहां पर गुस्से के साथ कहते हैं क्या यही वो 5 कमीने मास्टर्स है जिन लोगों ने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की थी? क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है? तो ये बात सुनने के बाद शुई वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर इन मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊं और इनसे इनकी फाइट करवा दूं, क्योंकि अगर ये 5 मास्टर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हरा सकते हैं तो फिर मास्टर डॉग जिन को भी ये हरा सकते हैं। तो जैसी वो बात करने लगती है इसी के साथ उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ हम ही वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, हुनान के 5 फेमस स्वॉर्ड मास्टर जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कमीनों को हराया था। तो शुई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हमारे बचने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एंगल से ये स्वॉर्ड मास्टर तो दिखाई नहीं देते जो डॉग जिन का मुकाबला कर सकते हो। यहाँ पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन 5 ने ये सारी की सारी प्लानिंग की थी। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। यहाँ पर इनमें से जो एक टकले वाला होता है वो इन सभी लोगों को बातें करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस वालों के पास से बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो भी इनाम था वो सारे का सारा हमें मिल सकता है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर ये करना चाहिए। तो किसी भी काम में फेल नहीं है। जब हम 5 मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग कभी भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें से गुजर सकते हैं। उन सभी लोगों को बताया कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम था और यहाँ पर ये बातें फैली हुई है कि गवर्नर अकेला ये काम नहीं कर सकता। और इस वक्त हमें पता चला है कि अलायंस से एक लड़की आई हुई है जो कि फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन है। अगर हम लोग यहाँ पर उसे इंप्रेस कर देते हैं तो हमें अपने साथ लेकर जाएगी और अलायंस लीडर हमें इनाम देंगे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो इनाम था। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन यांग निम क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग नैंगुंग फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं? तो वो कहता है कि हम लोग नैंगुंग फैमिली का मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाकर पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वहां पर उन पेड़ों को पहले से तोड़ देते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ उन पेड़ों को वहां पर खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फोर्स भी अगर उनके ऊपर लगाई जाए तो वो पेड़ वहां पर टूट जाएं और ऐसे लगे कि अभी फोर्स के साथ वो पेड़ टूटे हैं। तो ये लोग यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से बिछा लेते हैं। और उसके बाद जब शुई वहां पर पहुंचती है, शुई यहाँ पर पहुंची थी, वो भी यहाँ पर इन्हीं का काम था। उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर स्कूल के पास छोड़ा था ताकि वो शुई के कान में जब बात डाल दे। शुई उनकी बात सुनने के बाद रात के वक्त यहाँ पर उनके सामने पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो जानबूझकर उसके सामने मिस्टीरियस एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसके साथ जाना भी नहीं चाहते। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो पीछे के पेड़ टूट जाते हैं और इस बात से शुई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो वो मास्टर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को बेवकूफ बनाया था तो हम लोग इसको भी बेवकूफ बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डॉग जिन को बेवकूफ बनाकर भगा देते हैं तो उसका मतलब यह है कि इस म्यूरियम अलायंस की इस स्क्वाड लीडर को हमारे पर पूरा यकीन हो जाएगा और उसके बाद तो हम लोग इनाम लेकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो वो टकला हालांकि उसके पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो मास्टर डॉग जिन से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा यहाँ पर हमारे सामने खड़ा होकर हमारे सामने बात कर रहा है कि हम ही वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि डीमन कल्ट के लोगों से हम लोग बात करते हैं? तुझे बात सुनने की तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डॉग जिन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि मैं ईवल फैक्शन का एक बहुत ही छोटा कीड़ा हूँ, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ जब वो वहां पर जोर से हंसता है तो इसी के साथ ही वहां पर से उसकी पावर रिलीज होती है। उसके हंसने के साथ ही वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। डॉग जिन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से भागता हुआ तुम्हारे पीछे आया हूँ? मैंने बहुत ही लंबा सफर तय किया और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मजेदार फाइट देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना है कि तुम्हारे पास कौन सा स्किल्स हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर अपने मुझे स्किल्स दिखाओ, अगर तुम लोग स्किल्स नहीं दिखा पाए तो तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले हो। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो बाकी के चारों उसे कहते हैं कि ह्यांगनिंग अब बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो ह्यांगनिंग उनसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आगे बढ़ता है, अपनी तलवार का डंडा पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरी तलवार इनविजिबल है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही। सभी लोग मरोगे जैसे मैं अपनी तलवार को यहाँ पर घुमाने वाला हूँ। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो कि मैं अपनी तलवार को घुमा दूं? तो वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। मास्टर डॉग जिन अपनी तलवार को पकड़ते हैं, इसी के साथ ही मूजिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके सामने वो टकला कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी कदर नहीं है तो फिर मैं अपनी तलवार को घुमाने वाला हूँ, वाकई में इसके लिए तैयार हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। तो वो मास्टर जो होता है यानी टकला जो होता है वहां पर अपनी तलवार को निकालकर इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर मार देता है। जब अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हेवन एंड अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड होता है उसको यूज करता है। हालांकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ होती है। उसने ग्राउंड के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंका था, स्मोक के साथ वहां पर काफी सारी स्मोक क्रिएट हो जाती है। शुई कहती है कि ये क्या, यहाँ पर इतना सारा स्मोक क्यों हो गया है? जब किसी के साथ ही टकला अपने साथियों से कहता है मेरे भाइयों चलो जल्दी से यहाँ से भागो, और वो पांचों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। शुई कहती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या? बेचारी को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि डॉग जिन और मूजिन दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि हुआ क्या। वो पांचों मास्टर्स यहाँ पर अटैक करने वाले थे और यहाँ पर वो पांचों भाग गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे शुई के साथ क्या होगा, क्या डॉग जिन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई के पांचों स्वर्ड मास्टर्स जो होते हैं वहां पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के बाद भाग जाते हैं, जबकि मास्टर डॉगजिन और मूजिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर डॉगजिन वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि म्यूरियम लाइन्स बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। जरा इन लोगों की हालत तो देखो। ये लोग यहाँ पर इन पांचों स्वर्ड मास्टर्स को स्वर्ड मास्टर समझकर अपने म्यूरियम लाइन्स को ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूरियम लाइन्स के लोगों को किसी ने बेवकूफ बना दिया। देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, इनका पीछा करो, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ इनका पीछा करते हुए आया था ताकि मैं देख सकूं कि इनके पास कौन सी स्किल्स हैं। अब इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ उसके साथी अपनी तलवारें निकालते हैं और बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स को मारे जा सके। उसके साथी वहां पर चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स या फिर उन पांचों फेकर्स को जाकर मार सकें। इसी के साथ अब डॉगजिन वहां पर बचता है। तो डॉगजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही यहाँ पर बचे हो। तो अगर तुम मुझे एंटरटेन नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे फाइट करना ही पड़ेगी। ऊपर से नेक्स्ट सीन दिखाता है कि वो पांचों मास्टर जो होते हैं बुरी बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं। पता नहीं अब जो मर चुके हैं या फिर अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मूजिन भी वहीं पर खड़ा होता है और मूजिन उन पांचों को हराने के बाद सोच रहा था, मैं तो यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा खुश था कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुए हैं जो कि डॉगजिन को मार डाले। यहाँ पर मैं इसी वजह से डॉगजिन के साथ आया था। मैं तो खुश हो जाता अगर वो यहाँ पर डॉगजिन को मार डालता और उसके बाद में आजाद हो जाता, जाकर अपने लिए कोई नया मास्टर ढूंढ लेता। लेकिन अफसोस ये पांचों के पांचों तो कोई नौटंकी करने वाले निकले हैं। साथ ही वो अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहा था। वो फिर से उसे किक मारता और कहता है, कमीनों कही कि तुमने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया है। जबकि इसी के साथ ही हमारा वूशन वहां पर पहुंचा था। तो वूशन कहता है, तो मुझे तो लगा ही था कि ये पांचों बिल्कुल फेक मास्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये पांचों मर गए? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था मूजिन की तरफ। वो कहता है कि मुझे पता था उसी वक्त जब उन लोगों ने पेड़ों को गिराया था। तो वूशन सोच रहा था कि मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि इन पांचों ने वहां पर शुई को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं शुई को वहां पर जाने के बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाहता था कि शुई मुझे अपने साथ लेकर ना जाए और जहाँ पर उसे मेरे बारे में पता ना चले कि वो मास्टर मैं हूँ जिसने ब्लैक स्वॉर्ड लाइन्स को हराया था। वूशन कहता है, काफी लंबे अरसे के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है, कुछ लोग यहाँ पर म्यूरियम लायंस के वॉरियर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मूजिन वहां पर इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो चलते से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मूजिन को वहां पर महसूस हो जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो? और उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारी शुई फाइट कर रही होती है। तो शुई डॉगजिन की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराती है। तो शुई कहती है, हालांकि इस बंदे के पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी तलवार के साथ इसके साथ फाइट कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो टिक ही सकती हूँ। बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी जो इतनी भारी तलवार को इतनी तेजी के साथ घुमा सकता है? उसके पास बहुत ही भारी तलवार होती है, लेकिन वो उस भारी तलवार को एक छोटी बारीक तलवार की तरह ही बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो शुई उसके स्किल्स के साथ बहुत ज्यादा अमेज हो रही होती है और बहुत ही हैरान हो रही होती है कि ये बंदा बड़ी तेजी के साथ तलवार घुमा सकता है। जबकि वो उसे कहता है, यानी डॉगजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। मुझे तो लगा था कि म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन यहाँ पर कम से कम इससे ज्यादा बेहतर कर सकती है और मुझे अच्छी फाइट दे सकती है। नैमगोंग फैमिली जो है, तुम्हारी नैमगोंग फैमिली हमेशा ही अपने आप को बहुत से एरोगेंट समझती आई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्वर्ड एम्परर तुम्हारी नैमगोंग फैमिली से है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी दिन मैं स्वर्ड एम्परर यानी तुम्हारे ग्रैंडपा को भी हरा दूंगा। तो शुई से कहते हैं कि नैमगोंग फैमिली को कमजोर मत समझना, मैं नैमगोंग फैमिली से हूं और मैं कमजोर, इसका मतलब ये नहीं है कि नैमगोंग फैमिली कमजोर है। तो डॉगजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुंह चलाने से ज्यादा अपनी तलवार चलाओ, तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हारे जीतने के यहाँ पर कोई चांसेस होंगे। और साथ ही अपनी बड़ी तलवार के साथ शुई के ऊपर अटैक करता है, तो उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और शुई खुद भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ ही अपनी बड़ी तलवार को उसके सामने करता है और उसे कहता है, म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही राज कर सकते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें तो यहाँ पर इस दुनिया में अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने विनर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मैंने इस फाइट को जीता तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। तो हमारी शुई उसे कहती है कि मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो फिर मेरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो डॉगजिन उसे कहता है अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं इसे पूरी कर देता हूँ। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाता और कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे बड़े ब्लेड के हाथों से मरने वाली हो। और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही उसके ब्लेड के साथ एक कॉइन टकराता है और उस कॉइन के टकराने की वजह से उसका ब्लेड वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन को बोल गई थी जो मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम सीधा इस वक्त म्यूरियम अलायंस की तरफ जाने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तुम तो अभी तक यहाँ पर यूजियांग से भी बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे इलाके में हो। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी एरोगेंस की वजह से तुम्हारी आंखें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि तुम्हें वो पांचों मास्टर्स भी दिखाई नहीं दिए कि वो फेक हैं। और साथ ही हमारे वूशन के हाथ में दिखाता है कि उसने मूजिन को पकड़ रखा था, वो मूजिन को उठाकर वहां पर लेकर आया होता है। तो डॉगजिन कहता है
आखिर इस बंदे का मसला क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तुम्हारा वूजन जो होता है वहीं पर मुजिन को उठाकर फेंक देता है। मुजिन कहता है कि जिस तरह तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को उठा रखा है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुमने यहाँ पर मुजिन को हराया होगा। लगता है कि तुम कोई मेरे दुश्मन हो जो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुम वाकई में यहाँ पर टायरेड माँ डॉग जिन को ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको? हमारा वूजन आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि शुई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने ये कैसे किया होगा, इसने मुजिन को कैसे हराया होगा। मुझे तो लगा था कि ये एक बहुत ही कमजोर इंसान है, एक आम सा फादर है जो कि बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। फिर साथ ही वो सोच रहे थे अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे कोइंसिडेंसेस को आपस में मिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर साथ ही वो कहती है जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो ये माउंट यांजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहां पर जब मैंने बैंडेड से इसे बचाया था। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर वहां पर से बहुत सारे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़कर वापस लेकर आया था, जहां तक कि उनके लीडर को भी पकड़ लिया गया था। लगता है कि यही बंदा है जो कि माउंट यांजी के ऊपर गया था, जाकर इसने उसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि जिस मिस्टीरियस स्वर्ड मैन को मैं ढूंढ रही हूँ वो यही है। हमारा वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी तलवार उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जबकि शुई से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तो वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। तो शुई कहती है क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इस छोटी तलवार के साथ यहाँ पर डॉग जिन का मुकाबला करोगे? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही वो डॉग जिन से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, फाइट को स्टार्ट करो। तो डॉग जिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। चलो ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी बारीक सी तलवार से मेरी बड़ी तलवार का मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें पता भी है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है क्योंकि वो तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो इसी के साथ ही स्विच लाकर उसे कहते हैं कि प्लीज वहां पर से हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम डॉग जिन की इस बड़ी तलवार के सामने नहीं टिक पाओगे। बड़ी तलवार जब फोर्स के साथ अटैक करती है तो वो तुम्हारी मेरी छोटी तलवार को तोड़ देगी और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही डॉग जिन जो होता है अपनी बड़ी तलवार के साथ जब जैसे ही वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, तुम्हारा वूजन अपनी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी से उसको ब्लॉक कर लेता है। वूजन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो? हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी तलवार है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो शुई वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसने ये कैसे किया होगा। डॉग जिन की तलवार बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि इसने मेरी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लिया है। साथ ही वहां पर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। डॉग जिन को यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो बड़ी तलवार के साथ भी यहाँ पर पीछे की तरफ फटता जा रहा था, सोच रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज ये बंदा एक छोटी बारीक तलवार के साथ मेरी बड़ी तलवार के इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर सकता है? और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपनी फोर्स को लगा भी नहीं रहा, यानी कि इसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा बाल भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर जोर लगा रहा हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूजन यहाँ पर डॉग जिन को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन बड़ी आसानी के साथ वहां पर बड़ी तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है। तुम्हारा वूजन जो होता है वो मार्क डॉग जिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्पीड की पावर को यूज करोगे और स्पीड के साथ इस बड़ी तलवार के भारी वजन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तलवारबाजी के रूल्स क्या होते हैं। चाहे तलवार छोटी हो या बड़ी हो, तुम यहाँ पर किसी भी चीज को तलवार की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड को यूज करके किसी भारी तलवार को उठाना ये कोई बड़ी महानता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से इसलिए ब्लॉक कर सकता हूं क्योंकि तुमने अपने बाजू के अंदर स्पीड को यूज किया इस भारी तलवार को यूज करने के लिए, लेकिन अफसोस कि तुम इसके अंदर फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये बात सुनने के बाद डॉग जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल तलवारबाज हूँ। और साथ ही वो अपने आप में वहां पर सोच रहा होता है जब पहली बार मैंने एक भारी तलवार को उठाया था इसका वजन बहुत ज्यादा था, तो इसके वजन की वजह से मुझे लगा कि अपने वजन से ही सामने वाले ओपोनेंट को चीर फाड़ देगी, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पीड को यूज करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड को ही ट्राई करता रहा और मैंने अपनी बॉडी को स्पीड इतना ज्यादा तेज किया ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार को तेजी के साथ घुमा सकूं। गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या पता हो, तुम कोई बहुत ही महान तलवारबाज तो नहीं हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूं और मैं इस भारी तलवार और स्पीड को यूज करते हुए तुम्हें हराऊंगा। और फिर से वो अपने वेपन को यूज करते हुए जब एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो वूजन पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, यानी कि उसे उसके अटैक्स को अवॉइड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और ऊपर से डॉग जिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से वो ठीक से स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहा
रहा था। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी एफर्ट्स को इस तरह से बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत करता हूँ वो सारी की सारी बेकार रही। इसके साथ जब वो फाइनल स्ट्राइक लगाता है तो वुजन तलवार से फिर से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुमने जितनी एफर्ट्स की वो बेकार हैं, बल्कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने सही जगह के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाई। तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा तिनका भी हो उसके साथ भी तुम एक बड़े से पहाड़ के अंदर भी छेद कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ उसका बड़ा ब्लेड जो होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूट जाता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि असल बात यह है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है और साथ ही तुम्हारी तलवारबाजी जो मेरी तलवारबाजी से बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके ब्लेड के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद डॉक्जन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ और मेरा बड़ा ब्लेड यहाँ पर कैसे टूट सकता है। तो उसके बाद मेरा वुजन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ ही डॉक्जन बहुत ही बुरी तरह से इंटरनल इंजरीज की वजह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो उसे देखने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। ना सिर्फ शुई बल्कि मुजिन भी वहां पर बेहोश पड़ा था, वो भी वहां पर उठकर देखता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे मास्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो डॉक्जन के हारने के बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, जबकि वो तलवार वापस शुई को देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी तलवार मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो शुई कहती है कि मुझे बताओ क्या वाकई में तुम ही वो इंसान हो जिसने ब्लैक स्वर सोसाइटी को हराया? क्या उन सभी लोगों को तुमने हराया और गवर्नर के हवाले किया? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने कान और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, चाहे तुम म्यूरियम अलायंस से ही क्यों ना हो, चाहे म्यूरियम अलायंस से कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ही क्यों ना आ जाए। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये प्रिटेंड करना है कि तुमने अपनी आंखें बंद की और तुमने यहाँ पर कुछ सुना नहीं। तो बस यहाँ पर इस बात को इस तरह से कंसिडर करो कि तुम यहाँ पर जिंदा बच गई हो, तुम्हें यहाँ पर इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझना चाहिए और दोबारा कभी यहाँ पर मुझे नजर मत आना। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, जाओ जाकर अपनी तलवारबाजी को पहले बेहतर बना कर आओ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका कि तुम्हारी तलवारबाजी में बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाई देती है। तब तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर नहीं हो जाती तब तक कभी भी किसी पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला मत करना। वरना वुजन से इतना बोलने के बाद वहां से वापस आ जाता है। तो उसके वापस आने के बाद से महसूस होता है कोई इसका पीछा कर रहा था। वुजन पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़का मुजिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वुजन पीछे घूमता और कहता है कि बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो मुजिन उसे कहता है प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। और मुजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर बना लूंगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसके साथ रहकर मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ रहकर ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर मैं डॉक्जिन को मार सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्जिन से बदला लेना है। तो वो डॉक्जिन से बदला लेने के बारे में सब कुछ सोच रहा था और इसी वजह से वो ग्रेटर हाइट्स को हासिल करना चाहता है, अच्छा तलवारबाज बनना चाहता है। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। तो वुजन कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। मुजिन ये बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम भी करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो वुजन कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? तुम यहाँ पर मुझे ना भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा और मैं तभी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो वुजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। तो मुजिन वुजन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, अपना फॉलोअर नहीं बनाओगे तो फिर उससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारा वुजन आगे बढ़कर उसके पेट में एक मारता है। जैसे वो उसके पेट में पंच मारता है तो उसी के साथ ही मुजिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा वुजन सोच रहा होता है कि ये लड़का अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कम से कम उस माते से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अगर ये सही रास्ते के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह सोचता रहा, क्योंकि मुझे इसकी आंखों के अंदर वो गुस्सा दिखाई दिया, वो गुस्सा जो कि किसी से बदला लेने के बारे में हो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ पर अपने साथ रखने का कोई फायदा है। ये कभी ना कभी जाकर मेरी तरह बन जाएगा जिस तरह पास्ट में एक रुथलेस डीमन हुआ करता था। मैं अपने जैसे किसी रुथलेस डीमन को दोबारा यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाला। के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये यहीं पर मर जाए। वुजन जो होता है वो मुजिन को वहीं पर छोड़ने के बाद वहां से वापस अपने मेंशन में आ जाता है। तो तुम्हारे वुजन के वहां से वापस आ जाने के बाद वो लड़का मुजिन जो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है उसके साथ ही आते हैं। डॉक्जिन उठकर वापस आ जाता है और वो लोग उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं कहाँ पा रहा हूँ, कौन सी जगह है? तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इसे होश आ गई। तो डॉक्जिन को सब कुछ याद होता है। डॉक्जिन को पता होता है कि ये उसका पीछा करते करते यहाँ पर आया है। तो मुजिन वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। डॉक्जिन उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर
पर मुझे धोखा देना चाहते थे, तुम अपना मास्टर बदल लिया, तुम्हें क्या लगा कि मैं वहां पर मर गया और तुमने इतनी आसानी से उस बंदे को अपना मास्टर बनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें इतने दिन अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे थे। और उसके साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मोजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ही मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक नौकर समझते रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुमने कोई पालतू कुत्ता रखा हो जिसको काटने का कहते हो उसको काट देता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम एक मास्टर होने के लायक ही नहीं हो, तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो जिसे लगता है कि वो अपनी भाई तलवार के साथ बहुत ही पावरफुल लोगों को हरा सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि जब चाहे मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा फेमस था, मुझे मास्टर ऑफ ब्लेड कहा जाता था और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस बात से जलते थे और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हो। मास्टर डॉगजिन गुस्से के साथ उसे कहता है, कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने बात करने की। तो मोजिन यहाँ पर और भी ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है, वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था। वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया इंसान हो जो अपनी सबऑर्डिनेट्स को मारकर उनके ऊपर रोप डालते हो ताकि उनके सामने अपनी इज्जत बना सको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपनी टूटी हुई तलवार को उसके सामने करता और कहता है, लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। एक पालतू कुत्ता जब यहाँ पर अपनी मालिक को काटना शुरू कर दे तो फिर उसको मार देना ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा मोजिन जो होता है अपने हाथों को आजाद करवा लेता है और हाथों को आजाद करवाने के साथ उसके पास जो एक बैंडिट खड़ा होता है वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे गिरा देता है। जबकि साथ ही डॉगजिन कहता है, कमीने कही कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, एंड के पर तुम मरोगे ही। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर घूमना स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार लेकर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यही मेरे पास एक मौका है। यह इंटरनल इंजरीज की वजह से काफी बुरी तरह से जख्मी है और इसके पास डॉज करने का वक्त नहीं होगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाता है तो वो तलवार उसकी आंखों के ऊपर लगती है। डॉगजिन वहीं पर अंधा हो जाता है। तो उसके अंधा होने के साथ ही मोजिन बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैंने इसको अंधा कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो डॉगजिन चलाकर कहता है कि उस कमीने ने मेरी आंखें निकाल दी, जल्दी से जाओ, इसका पीछा करो, इसको जिंदा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मार कर ही वापस आना। मोजिन वहां पर से भाग रहा है और डॉगजिन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डॉगजिन अब कैसे, मोजिन कैसे बच पाएगा और उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन अपने मास्टर डॉगजिन उसकी आंखों को अंधा करने के बाद बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है, जबकि उसके साथी उसका पीछा करते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया है कि हमारा मोजिन जो होता है वहां पर से भागता हुआ काफी दूर निकल आता है और वहां पर से काफी दूर आने के बाद वो वहां पर बेहोश हो रहा था, क्योंकि भाग भाग कर वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है और ऊपर से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसकी वाइटलिटी डाउन होती जा रही होती है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं मर सकता, मुझे सर्वाइव करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जहां पर से नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन स्ट्रीट मार्केट का सीन दिखाते हैं जहां पर सोमी अपने दोस्तों के साथ ब्रेक के वक्त बाहर निकलती है। तो वहां पर अपने दो दोस्तों के साथ होती है, एक जिन रैंक होता है और साथ में एक दूसरी लड़की होती है, इसका नाम जी जैक होता है। तो वो इन दोनों को अपना दोस्त बना लेती है। तो वो तीनों ही वहां पर बाजार में जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर आने के बाद सोमी का आइडिया होता है। सोमी कहती है कि मैं और जी रैक हम दोनों जहां पर पैसे डालकर अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीदते हैं, जबकि तुम जहां पर हमारे लिए डम्पलिंग्स खरीदोगे, चलो हम तीनों मिलकर जहां पर सब कुछ करते हैं। तो जिन रैंक उसे कहता है कि मैं जहां पर डम्पलिंग्स क्यों खरीदूंगा और वो भी तुम दोनों के लिए, और वैसे भी डम्पलिंग्स तो स्वीट से ज्यादा महंगी होती हैं। तो वो दोनों वहां पर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर खरीदने होंगे, जी जैक अभी अभी हमारी दोस्त बनी है तो जी जैक के खाने के लिए हमें यहाँ पर उसे डम्पलिंग्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, और इसी के साथ ही वो डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि जिन रैंक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसी के साथ ही हमारे सोमी को वहां पर साइड के ऊपर से एक वार्ड होती है, उसके पीछे से उसे आवाज आ रही होती है, ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहती है कि ये किसकी आवाज आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही तकलीफ में है। तो इसी के साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है। तो वहां पर सामने एक दीवार होती है, एक छोटी सी दीवार, उसके पीछे जाकर वो झांक कर देखती है। जब वो पीछे झांक कर देखती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो काफी देर हो जाती है और अभी तक वो घर वापस नहीं आती। तो हमारा भूषण कहता है कि सोमी को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो स्कूल की गली में जाता है, वहां पर जाकर वो एक शॉपकीपर से पूछता है। वो कहता है
क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या वो यहाँ पर से गुजर कर गई है? तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ, आपकी बेटी जहाँ पर आई थी बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो मेरे पास से अपने दो दोस्तों के साथ स्नैक्स खरीद कर चली गई है। एक तो शायद गवर्नर का बेटा था और साथ में एक दूसरी लड़की थी। तकरीबन 2 घंटे पहले जहाँ से चले गए हैं। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है, फिर साथ ही आगे बढ़ जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। तो जब वो वहां पर से गुजर कर जा रहा था डम्पलिंग्स वाली दुकान के सामने से, तो वहीं पर उसे भी दीवार के पीछे से आवाज आती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर चला जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो सोमी को देखता है कि सोमी वहां पर रो रही होती है और साथ ही उसके कपड़ों के पे ब्लड लगा होता है और वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है और साथ ही उसे कहती है डैड डैड प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारा भूषण उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इन सही चीजों के साथ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर मूजिन मिलता है। तो मूजिन बुरी हालत में होता है, तो उसी वजह से वो तीनों ही वहां पर से जड़ी बूटियां ला लाकर उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां कर रहे होते हैं ताकि उसको बचा सके। जब यहाँ पर सोमी ने कह दिया कि मैं इसको बचाना चाहती हूँ, तो फिर वूजन उसे क्यों नहीं बचाएगा? तो वो उसे कहती है डैड मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो? और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे पहले का दिखाया जाता है। 2 घंटे पहले जब हमारी सोमी उसे पहली बार देखते हैं, उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो सोमी उसे चेक करने के बाद कहती है तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, हम यहाँ पर क्या करना होगा, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इसकी ब्लीडिंग रोक पाएंगे और इसे ठीक कर पाएंगे। जबकि जिन रैंग उसके ऊपर खड़ा होता है वो उसे कहता है कि जिस तरह से ये बुरी तरह से जख्मी है, मुझे लगता है कोई मार्शल आर्टिस्ट है और किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से इससे फाइट हुई है। जियाक उसे कहती है कि जिन रैंग तुम इसके ऊपर क्यों खड़े हो, जल्दी से नीचे उतरो। जबकि मूजिन वहां पर थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलकर जैसे उन बच्चों की तरफ देखने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि यहाँ पर चिल्लाए ना। तो इसी के साथ ही जीजा कहती है क्यों ना हम लोग जाकर पुलिस वालों को बुला कर ले आए, हो सकता है कि पुलिस वाले आकर इसको बचा ले क्योंकि इस तरह तुझे मर जाएगा। जिन रैंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। हमेशा मार्शल आर्टिस्ट और पुलिस वालों के दरमियान में फाइट चलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आकर मार्शल आर्टिस्ट को बचाएंगे। और वैसे भी ये गवर्नमेंट के अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं आता कि वो मार्शल आर्टिस्ट के बिजनेस में दखल अंदाजी करें। लेकिन सोमी ऐसी होती है जो यहाँ पर इसको बचाना चाहती है। सोमी को यहाँ पर अपने दिन याद आ रहे होते हैं जहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी थी और उसके डैड ने आकर उसको बचाया था, यानी वूजन ने आकर उसकी मदद की थी। तो सोमी उन दोनों से कहती है कि मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ और मैं इसको बचाऊंगी भी। और उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजन उनके पास होता है। तो वूजन उस लड़के को देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है, लगता है कि इसका नाम वूजिन है। तो इसने मुझे उस वक्त कहा था कि ये मेरा फॉलोअर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि इसके साथियों ने इसकी ये हालत की होगी। तो इसी के साथ हमारा वूजन आगे बढ़ता है और कहता है लगता है कि तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही थी। सोमी कहती है कि इसी वजह से मैं लेट हो गई, वरना मैं कब की घर आ जाती। तो वूजन कहता है मुझे बताओ कि यार तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो? सोमी उसे कहती है क्योंकि ये बंदा यहाँ पर बहुत अकेला था, ये यहाँ पर अकेला पड़ा था और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर अकेला पड़ा मर जाए, इसी वजह से मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होगा, ये यहाँ पर अकेले में बहुत ज्यादा डर रहा होगा कि यहीं पर अकेले में इसकी मौत हो जाएगी और कोई इसे देखने वाला भी नहीं होगा और कोई इसके पास भी नहीं होगा। तुम्हारा वूजन सोमी को उठा लेता है और उसे कहता है बस करो, अब रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब जल्दी से जाओ अपने अपने घर चले जाओ, जाकर अपने कपड़े धो लो, नहाओ, जाकर आराम करो, अब इसको मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं अपना मुंह हाथ धोने के लिए। जबकि हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, उस वक्त मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सोमी के साथ टकराने के बाद अब यहाँ पर इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, सोमी ने इसकी किस्मत बदल दिया। और इसी के साथ ही वो नेक्स्ट सीन में अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। तो मेंशन में पहुंचने के बाद उसे बिस्तर के ऊपर जाकर लिटा देता है। तो वूजन वहां पर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद वो सोमी को अपनी बाहों में लेकर बैठा होता है। सोमी उसे कहती है डैड क्या वाकई में वो बच जाएगा, क्या वो मिस्टर बच जाएगा? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया, यानी जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब अगर वो जिंदा रहता है तो वो ये उसकी किस्मत है, अगर वो मर जाता है तब भी उसकी किस्मत है, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं। बस सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारी तरह हार्ड वर्किंग होगा तभी यहाँ पर जिंदा रह पाएगा, वैसे भी अगर यहाँ पर तुम उसकी केयर करती हो, बहुत ही अच्छे से केयर करती हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा बल्कि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसके पास बहुत ही अच्छी किस्मत है, एक अच्छी किस्मत की लड़की हो। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है? तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर उसका ध्यान रखो। इसी के साथ सोमी भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि स्मार्टे वहीं पर होता है। स्मार्टे कहता है कि वो बंदा तो कम से कम मर ही चुका है, यानी कि वो आधा मर चुका है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस बंदे को ठीक किया जा सकता है? तुम्हें अभी उसे बता देना चाहिए था कि वो सुबह तक मर जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए सुबह के वक्त उसको बताना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मरेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी किस्मत का ताला खोल दिया और अब यहाँ पर उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स इसके ऊपर लगाने को तैयार हूँ, मैं सारे का सारा पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि वो बंदा जिंदा बच जाएगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाओगे? तो स्मार्टे उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और
कहता है कि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से कुछ भी गैम्बल नहीं करता। अब जबकि यहाँ पर शर्त लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसे कंफर्म होगा कि वो बंदा बच जाएगा। माते उसे कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन शर्त लगाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वुजुन इसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है। माते उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बच जाएगा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मरेगा नहीं? तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ वो नहीं मरेगा। मैंने थोड़ी देर पहले सोमी से ये कहा कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो एक गुड लक चाइल्ड है। ये बात वाकई में सच है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ऐसी स्पेशल पावर्स जिससे वो दूसरों की किस्मत को अच्छा बना देते हैं। जैसे कि सोमी जो थी, उसकी किस्मत पहले बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन जब वो मेरे साथ मिली, मेरे पास भी ऐसे ही सितारा था, यानी कि किस्मत का सितारा था। जब वो मुझसे मिली उसके बाद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, और उसकी किस्मत होने के साथ साथ वो जिससे भी मिलती है उसकी किस्मत को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। जरा अपनी तरफ ही देखो, तो उसने तुम्हारी किस्मत को कितना बेहतर बना दिया, और अब यहाँ पर तुम चोरी चकारी छोड़कर मेरे पास काम कर रहे हो। जबकि सोमी ने उस मूजिन को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बच जाएगा और उसकी जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूजिन वाकई में जिंदा बच जाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन के एपिसोड 023 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा वुजुन सोमी की वजह से लड़के मूजिन को उठाकर अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद मूजिन को होश आ जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और ऊपर की तरफ देखता है तो वो एक घर में होता है और देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बच गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मम्मी उसके ऊपर से निकल आती है और उसे कहती है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तो मूजिन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तुमने मुझे बचाया है? तो सोमी इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मुझे गली में मिले थे, उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रीट किया, लेकिन उसके बाद मेरे फादर ने तुम्हारी जान बचाई है। फिर साथ ही वो कहती है मैं अभी अपने डैड को बुलाकर लाती हूँ, मैं डैड को बताती हूँ और साथ ही जाकर मिस्टर स्लेव को भी बताकर आती हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। के साथ ही वहां से भाग जाती है। जबकि मूजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस डैड की बात कर रही है, किस यहाँ पर मिस्टर स्लेव की बात कर रही है, किन लोगों की बात की जा रही है। उसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर दूसरा सीन दिखाते हैं जो कि म्यूरियम अलायंस का होता है। तो म्यूरियम अलायंस के लीडर यानी कि शुई के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ क्या तुम्हें वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया? तो शुई कहती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया है। तो वो कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो, तुम्हारे पास वो बंदा क्यों नहीं, तुम उसे साथ क्यों लेकर आई? तो शुई सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने मुझसे ये कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें यहाँ पर अपनी आंखें और कानों को बंद करना पड़ता है, यानी कि सामने वाली चीज को इग्नोर करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर यही करना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर उसके अल्फाज को बिल्कुल ऐसे दोहरा दूं कि अपने ग्रैंडपा को बता दूं कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ एक छोटी सी तलवार को यूज करते हुए मार डॉग जिन को हरा दिया था। द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। शुई यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से सारी बात तो नहीं छुपाने वाली, वो अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देगी। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ कि वो कहाँ पर है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो शुई आगे से खामोश हो जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, तुम्हें जो भी उसने कहा वो मुझे कह सकती हो, क्या वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार नहीं है? तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। और साथ ही उसने जो मुझसे अल्फाज कहे थे मैं सेम टू सेम आपसे बिल्कुल वही कहने वाली हूँ। उसने कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करना पड़ता है, हमें इस तरह नौटंकी करनी पड़ती है कि हमने किसी को देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो शुई यहाँ पर उसको सारी बात बता देती है। वो ग्रैंडपा को बताती है किस तरह उसने माँ डॉगजिन को हराया है, साथ ही उसने मास्टर ऑफ स्वर्ड मूजिन को भी हरा दिया, और उन दोनों को हराने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वो बंदा जो कि येलो मार्शल कासल की टॉप 50 की रैंकिंग में आता है, जिसे द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं, माँ डॉगजिन, अगर उस बंदे ने उसको हराया तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो बंदा हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगर वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो यहाँ पर सेक्युलेशन में रहना चाहता है, एक ऐसा कल्टिवेटर है जिसे यहाँ पर ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं, या फिर वो किसी डिमोनिक पार्ट का एक कल्टिवेटर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। इसी के साथ ही शुई ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा एक और बात जो उसने मुझसे कही थी, वो बात यह है कि उसने ये कहा कि मेरी तलवार जो वो एरोगेंस से भरी हुई है, और उसने ये कहा कि मेरी तलवारबाजी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। अब आप मुझे बताएं क्या मेरी तलवारबाजी परफेक्ट नहीं है? ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अगर कोई उनकी पोती से ये वाली बात कहेगा कि उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेकार है, परफेक्ट नहीं है, तो इस बात से ग्रैंडपा को तो गुस्सा आएगा ही। तो वो गुस्से के साथ कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसने मेरे बच्ची को इस तरह बात करके इसको अपसेट कर दिया। साथ ही वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं अगर उसने वाकई में यहाँ पर इसकी
कल्टीवेशन सॉरी इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स के अंदर कोई फ्लॉज देखे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो एक तलवारबाजी का बहुत ही महान मास्टर हो सकता है। ऐसे फ्लॉज जिनको मैं नहीं देख सका, जिसे स्वर्ड एम्परर कहते हैं। इस वक्त मैं स्वर्ड एम्परर के टाइटल के साथ हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस लड़की ने इस तलवारबाजी में कौन सी गलती की है। एंड से कहते हैं कि बेटा शुई जाओ, जाकर तुम आराम करो, बाकी का सब कुछ हम लोग खुद ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मूजिन का दिखाया जाता है। तो मूजिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो लड़की कहाँ पर चली गई और वो किस डैड और साथ में मिस्टर स्लेव की बात कर रही थी। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा वूजन वहां पर आने के बाद से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। जिस तरह से तुम यहाँ पर अपने हाथों को हिला रहे हो, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। तो मूजिन कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम तो वही हो ना जिसने माँ डॉगजिन को हराया था। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम डैन वूजून है, इस लड़की ने जहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी वो मेरी बेटी है। तो मूजिन उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर बिस्तर से उठने के बाद तुम सोमी के सामने अपना ग्रेटिट्यूड दो, यानी कि उसने तुम्हें बचाने के लिए जहाँ पर हर एक कोशिश की, हर एक मुमकिन कोशिश की। वो हर रात जहाँ पर तुम्हारे पास बैठी रहती थी और तुम्हें बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए और मेरी जान जो है ये सोमी की वजह से ही बच पाई है। वूजन उसे कहता है कि अब जहाँ पर जरा तुम्हारे बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हिट किया था तुम इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं थे। लगता है कि तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी किया है। और में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सभी लोग इसी तरह करते हैं, वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे उस दोस्त डॉगजिन को मैंने जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इंटरनल इंजरीज के बावजूद उसने तुम्हारे पर अटैक किया। इसका मतलब यह है कि वो सर्वाइव करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम ऐसा उनकी जगह के ऊपर होते और वो लोग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करते, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करते जैसा डॉगजिन ने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि तुम उनको छोड़कर जा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका लॉयल सब्जेक्ट उन्हें छोड़कर जा रहा है। बात सुनने के बाद मूजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वूजन आगे से खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है सब एक चीज को भूल जाओ, हर एक चीज भूल जाओ, अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाओ। अगर तुम्हारा दिल जहाँ पर पॉइजनस होगा तुम कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते और तुम्हारी तलवार भी पॉइजनस हो जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम नफरत को भुला दो और एक नई शुरुआत करो, एक नए कल्टीवेटर बनो, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। मूजिन उसे कहता है कि ठीक है थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इन सभी बातों को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मूजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, जब तक तुम हील नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर घर के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फ्री में तुम्हें नहीं रखने वाला। तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से हमारे साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ना तो तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलेगा, ना यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में सोने को मिलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो कहता है जी सर मुझे आपकी बात की समझ आ रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वूजन वहां चला जाता है, तो उसी के साथ ही वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है डैन वूजन, डैन सोमी, मैंने आज से पहले इन दोनों का नाम कभी क्यों नहीं सुना। आज से पहले जिंदगी में कभी किसी ने मेरे साथ इतनी काइंडली बात नहीं की जितना ये दोनों मेरे साथ काइंडली बात कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी वाकई में एंजल्स की तरह है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन समाते जो होता है वो उससे काम करवा रहा होता है। तो जहाँ पर मूजिन जो होता है वो एक लकड़ी के डंडे के साथ कपड़ों को पीट रहा था। जहाँ पर पहले शुई कपड़े धो रही थी, अब यहाँ पर वो उससे कपड़े धुलवा रहा होता है। तो वो बड़ी जोर जोर से कपड़ों के ऊपर मार रहा होता है। तो समाते चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर मुझे बीच में क्यों टोक रहे हो। समाते उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम कर क्या रहे हो, तुम कपड़ों को इतनी जोर से क्यों पीट रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर तकरीबन 10 बार बता चुका हूँ कि बड़े आराम से कपड़ों के ऊपर मारो, तुम तो इस तरह कपड़ों को फाड़ दोगे। तो मूजिन उसे कहता है तो फिर यहाँ पर बकवास करना बंद करो और अपना काम करो ना, वैसे भी ये तुम्हारा काम है। तो वो कहता है नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यह है कि तुम्हारे पर नजर रखनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ। मूजिन उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर बॉस नहीं हो, बल्कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पर एक नौकर हो। ये बात सुनने के बाद समाते जो होता है वो कहता है कि यार इस बंदे का करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर मुझे बॉस क्यों नहीं समझ रहा, मैं इसका सीनियर हूँ। इसी के साथ समाते उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ तो फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा सीनियर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वूजू ने यहाँ पर तुमसे ये बात तो लाजमी कही होगी कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर काम करने का मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह ही काम करोगे, और तुमसे पहले होने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा सीनियर और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो मूजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे नौकर के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सीनियर बनना चाहते हो और मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स देना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूं, तो फिर मुझसे फाइट में जीत जाओ। अगर तुम फाइट में मुझसे जीत जाते हो तो फिर तभी मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। समाते उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, हम लोग फाइट कर लेते हैं। और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि समाते और मूजिन में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा और कौन सीनियर बनेगा, कौन जूनियर बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूजिन और समाते दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मूजिन समाते से कहता है कि मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और समाते भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता तो फिर ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं, दोनों काफी सीरियस मूड में लग रहे होते हैं। और इसी के साथ समाते वहां से भागना शुरू कर देता है, चिल्लाकर कहता है माई लॉर्ड तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ, पता नहीं तुम किस बंदे को उठाकर ले आए, ये बहुत ही बदतमीज है और ऊपर से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। सुनने के बाद मूजिन को भी झटका लगता है कि ये बेवकूफ कमीना करके आ रहा है, ये तो यहाँ पर मुझे फंसा देगा। और वो बड़ी तेजी से उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा समाते जो होता है चिल्लाकर सोमी से कह रहा था सोमी प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। और इसी के साथ ही उसे इशारा करते हुए कहता है, वो उसे कहता है कि यहाँ मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहाँ पर तुमसे आगे नहीं निकल सकता, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे सबड्यू करना है। मास्टर और मास्टर सोमी यानी कि वो दोनों यहाँ पर तुम्हें संभाल सकते हैं और दोनों की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी और तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। जबकि मूजिन के हाथ में वही डंडा होता है जिसके साथ वो कपड़े धो रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। तो समाते बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है। भागते भागते जब वो सामने पहुंचता है तो वहां पर से गवर्नर निकल कर आ रहा होता है। गवर्नर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया होता है। तो इसी के साथ ही वहीं पर वो ब्रेक लगाता है और कहता है ये तो लॉर्ड हॉन्ग है, गवर्नर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो काफी सीरियस मूड में होते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आए हैं। इसी के साथ ही गवर्नर जो होते हैं वो से कहते हैं ये तो जैंग समाते हैं और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से पकड़ लो। वो अपने पास से एक स्केच भी निकालता है और कहता है देख लो यही वो स्केच है, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो, ये एक बहुत बड़ा कमीना है। के साथ में एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर गवर्नर के ऑफिस में नई पिक्चर्स आती है जिसमें नए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स आते हैं और उसे बताया जाता है कि इस महीने जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उद्यम मचाया उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर उनके स्केचेस भी दिए जा रहे हैं। तो गवर्नर उन स्केचेस को देख रहा था और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जब से मैंने जैंग बेक और दूसरे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ लिया है तब से यहाँ पर अब नए बैंडिट्स आ गए हैं, यानी कि कुछ नए लोग आ गए हैं जो आकर यहाँ पर चोरी चकारी कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। इसी के साथ जब उसकी नजर स्केच के ऊपर पड़ती है तो वो ये देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं जानता हूँ और ना साथ ही उसका नाम भी वहां पर जैंग समाते लिखा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर वुजुन की पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है और वुजुन उसे नौकर बनाकर अपने घर पे रखा हुआ है, लेकिन ये उसे धोखा दे रहा है। रात के वक्त जहाँ पर जिस वक्त भी उसे टाइम मिलता है वो चोरियां चकारियां करता है, जाकर बुरे काम करता है, वहां पर उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। वजह से गवर्नर जो होता है अपने गार्ड्स को लेकर समाते को पकड़ने के लिए वुजुन के घर पर पहुंच जाता है। समाते भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो कहता है ये क्या तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन लॉर्ड वुजुन ने इसके बारे में तो बात की होगी, मैं कोई इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़े गुनाह कर दिए जिसकी वजह से मुझे जेल में उठाकर ले जाया जाएगा। पता नहीं मेरे लॉर्ड कहाँ पर चले गए हैं, लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर मुझे बचा लो। वुजुन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो अभी कुछ बुरा किया भी नहीं है। बर्नर उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने नौटंकी करना बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने मास्टर की गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या काम करते आए हो। तुम यहाँ पर मास्टर डैन की गैर मौजूदगी में जो बुरे काम करते रहे उन सभी के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलोगे तो फिर मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। तो जैसे वो अपनी तलवार निकाल रहा था इसी के साथ मेरा वुजुन पीछे से आकर उसके सर में थप्पड़ मारता है, जिससे गवर्नर बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्यों शोर मचा रखा है और अपने साथ यहाँ पर इतने गार्ड्स को क्यों लेकर आए हो। तो गवर्नर कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बंदे को हमारे साथ आने दे, हम इसे पकड़ने के लिए आए हैं, ये एक बहुत ही घटिया कमीना चोर है। तुम्हारा समाते उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से हुआ क्या है, तुम अचानक से अपने सोल्जर्स को लेकर हमारे घर के अंदर आकर घुस आए हो। मुझे तो सुनने में आया था कि तुम बीजिंग के लिए निकलने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे सर में चोट लगी है जिसकी वजह से पागल होकर तुम यहाँ पर आ गए हो। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बैकग्राउंड के साथ हूँ, मैंने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है और यहाँ पर मुझे बीच वाली पिक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो खैर छोड़ो बीच वाली पिक्चर को, हम लोग आगे की बात करते हैं। समाते कहता है कि मैं तो एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं है। के साथ ही गवर्नर होंग अपने पास से उसका स्केच निकालता है और उसे कहता है जरा गौर से देखो, इसका स्केच और तुम्हारी शक्ल दोनों एक दूसरे से मिलती है और साथ ही नीचे डिटेल्स की तरफ भी देखो। तो जैंग समाते जैसे वहां पर आगे बढ़कर स्केच को देखता है तो वो कहता है हाँ जी तो बिल्कुल मैं ही हूँ। और इसी के साथ सोमी भी वहां पर आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर जैंग समाते और साथ में उसके क्राइम्स लिखे होते हैं, उसके क्राइम्स में वहां पर कत्ल और साथ में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स लिखे होते हैं जो कभी उसने किए भी ना हो, यानी कि उसमें स्मगलिंग शामिल होती है, इंसानों की स्मगलिंग और साथ ही उसमें कॉफीन और इस तरह की यानी चरस गांजा वगैरह को बेचने के बारे में लिखा होता है। कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे क्राइम्स इसमें कहां से ऐड हो गए, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। हमारा वुजुन उसे कहता है कि अगर वाकई में तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो चलो जल्दी से पुलिस के हवाले हो जाओ। जबकि वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी किसी इंसान को स्मगल नहीं किया, ना ही कभी मैंने यहाँ पर चरस गांजा को बेचा है। भी कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सोमी इसी के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अंकल स्लेव के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, अंकल स्लेव एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ये मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। गवर्नर उसे कहता है कि सोमी क्या तुम इस पोस्टर को देख भी रही हो, जहाँ पर इसका पोस्टर और साथ में इसके सारे क्राइम्स भी लिखे हुए हैं। सोमी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है,
लेकिन मुझे लगता है कि पेंटर ने जहाँ पर इसकी तस्वीर गलत बना दी है, किसी ने गलती से इसकी तस्वीर छाप दिया है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई है और साथ में इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या इसका नाम भी गलत लिख दिया है? सोमी कहती है हाँ यहाँ पर सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, मेरा स्लेव अंकल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। और इस बात से स्मार्टे भी काफी हैरान होता है कि सोमी को इसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो स्मार्टे कहता है कि अब जबकि सोमी को मेरे पर भरोसा है तो फिर ठीक है, मैं इस बात को साबित करूंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैं और यंग मिस हम दोनों ही यहाँ पर मिलकर इस सब को साबित करेंगे। हम लोग साबित करेंगे यहाँ पर जो भी कमीना मेरी शक्ल लेकर ये सब कुछ कर रहा है, हम उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आएंगे ताकि हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। सोमी उसे कहती है हाँ मैं और अंकल स्लेव हम दोनों एक साथ जाएंगे, अभी जाते हैं और जाकर असली क्रिमिनल को पकड़ कर लाते हैं। और वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो हमारा स्मार्टे जो होता है सोमी को कंधों पर बिठाता है और वहां पर से उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पोस्टर छपा है। तो रास्ते में चलते हुए सोमी उसे कहती है हम लोग जा कहां पर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो कमीना कहां पर मिलेगा? स्मार्टे वहां पर अपनी सोचों में गुम होता है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जूसी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो? तो वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कहां पर जाकर उस बंदे को ढूंढूंगा जो बंदा मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया कि ये सारे काम मैंने किए और मुझे कुछ याद ना हो सकता है कि मैंने ये काम कर दिए और मुझे पता भी ना हो कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन सोमी को मेरे पर पूरा भरोसा है, सोमी को मुझसे उम्मीद है कि यहाँ पर ये सब कुछ गलत साबित होगा और हमें कोई ऐसा कल्प्रिट मिलेगा जो मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सबको ओवरलुक नहीं कर सकता, मुझे सोमी के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, हमें जाकर कहीं ना कहीं से उस बंदे को ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसी वो लोग वहां से आके पहाड़े होते हैं। इसी के साथ ही वूजन की आवाज आती है। तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम कर क्या रहे हो? तो वूजन वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा होता है। स्मार्टे उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर साथ ही उसे कहता है सबसे पहले मैं उन जगहों के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर के बंदे हुआ करते हैं, यानी कि इस तरह के लोग जो किस तरह के काम कर सकते हैं। मैं गैम्बलिंग प्लेसेस के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर लोग जुआ सट्टेबाजी करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वूजन उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तो फिर तुम सोमी को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसी जगह कितनी खतरनाक होती है? सोमी उसे कहती है लेकिन मैं साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है, सोमी को उतारता है और कहता है जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें खुद ऐसी जगहों के ऊपर लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम वूजन के साथ जाओ, वूजन के साथ बाजार जाओ और वहां पर से जाकर अपने लिए चीजें खरीद कर ले आओ। बहुत तक खुश हो जाती है और कहती है ठीक है हम लोग डम्पलिंग्स खरीद कर लाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा वूजन सोमी को उठाकर वहां से बाजार की तरफ चला जाता है। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो स्मार्टे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में हिल गए हो। स्मार्टे उसे कहता है लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, अरे बस की बात ही नहीं है। तो वो कहता है फिर तुमने वहां पर क्यों कहा था कि मुझे यहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था। तो स्मार्टे गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास, ये कैसा मजाक था, वहां पर वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा सकते थे। साथ ही हमारा वूजन उसे कहता है कि जरा गौर से इस बारे में सोच कर देखो, तुम यहाँ पर क्या उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहते हो? तो स्मार्टे उसे कहता है कि हम लोग जाकर उन सभी लोगों को पकड़ेंगे, वो लोग जो कि यहाँ पर चर्च गांजा को बेचते हैं या फिर यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग में शामिल है, उनमें से किसी एक को भी पकड़ लिया तो उसको इंटेरोगेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कमीना है जो यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह के लोगों को ढूंढना होगा। पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग स्मार्टे यहाँ पर अपनी बेगुनाही को कैसे साबित कर पाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।